स्वागत है आपका इनफाइनाइट प्रोडक्ट के सेकंड लेक्चर में। तो इस लेक्चर में हम आपको इम्पोर्टेंट रिजल्ट एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए पहला रिजल्ट यहाँ पर जो प्रोपोजिशन 11.16 दिया गया है, इसमें कहा जा रहा है कि इफ़ इनफाइनाइट प्रोडक्ट ए कन्वर्ज करेगा देन ए एन कन्वर्जेस टू 0। तो देखिए इसको किस एंगल से देखा गया है। तो थ्योरम या प्रपोजिशन, ऐसे यहाँ प्रपोजिशन दिया तो प्रपोजिशन ही इसे हम सपोज करेंगे। तो प्रपोजिशन का प्रूफ पहले दिया गया है, बाद में स्टेटमेंट दे दिया गया है। तो हम प्रूफ को आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए जैसे कि यहाँ कहा गया है कि सपोज इनफाइनाइट प्रोडक्ट कन्वर्जेज। तो अगर इनफाइनाइट प्रोडक्ट कन्वर्ज करेगा तो पक्का है कि हम इसका पार्शियल प्रोडक्ट Pn निकालेंगे जो k इक्वल टू 1 से n तक रहेगा और जेड के टाइप का। अगर ये कन्वर्ज करना चाहता है तो ये पूरा प्रोडक्ट कन्वर्ज करेगा P पर एज n टेंड टू इन्फिनिटी। तो Pn का वैल्यू इतना है, तो अगर ये प्रोडक्ट अगर कन्वर्ज करेगा तो Pn जो हम पार्शियल प्रोडक्ट निकाल रहे हैं वो P पर कन्वर्ज करेगा। अगर मैं एक टर्म कम ले लूँ, जैसे एग्जांपल के तौर पर Pn-1, तो इसका जो प्रोडक्ट होगा k इक्वल टू 1 to n-1 जेड के, तो ये भी तो वही कन्वर्ज करेगा P पर एज n टेंड टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जो ए लाइन लिखी गई है कि Pn या n टेंड टू इन्फिनिटी पर भी P पर कन्वर्ज करेगा, Pn-1 भी P पे कन्वर्ज करेगा। अब नेक्स्ट ए ले रहे हैं। ए वैसे हमें पता है कि प्रोडक्ट के कन्वर्जेंट के डेफिनेशन में कि नॉन जीरो फाइनाइट होता है। अगर कोई प्रोडक्ट Pn हम ले रहे हैं, पार्शियल प्रोडक्ट जैसे भी हो, k इक्वल टू 1 to n और जेड के, अगर ये कहीं P पर कन्वर्ज कर रहा है तो पक्का है कि P नॉन जीरो और फाइनाइट क्वांटिटी होती है, तभी कन्वर्ज करता है। तो अगर Pn-1 कन्वर्ज कर रहा है तो गारंटी है कि ये ज़ीरो नहीं होगा। तो Pn-1 ज़ीरो नहीं है। तो जैसे कि हम यहाँ ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि Pn में प्रोडक्ट 1 से लेके n तक है और Pn-1 में n-1 तक है। तो दोनों को अगर डिवाइड कर देना रहे कि Pn अपान Pn-1, तो ऊपर वाले में टर्म है Z1 Z2 से लेके Zn-1 और Zn तक, नीचे वाले में टर्म है Z1 Z2 से लेके Zn-1, तो कैंसिल होकर के Zn बन जाएगा। तो ये ऑब्वियस ऑब्जर्वेशन है। तो इसके बेस पर जब हम n को टेंड करेंगे इन्फिनिटी की ओर, अब बाकी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, बाकी चीज़ मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो जैसे कि यहाँ पर जब n टेंड करेगा इन्फिनिटी की ओर, तो उस कंडीशन में Pn भी P की ओर कन्वर्ज करेगा, Pn-1 भी P की ओर कन्वर्ज करेगा, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो फाइनली इम्प्लाई करेगा कि Zn कन्वर्ज करेगा 1, क्योंकि P से P कट जाएगा तो 1 की ओर। तो Zn अगर 1 की ओर कन्वर्ज करेगा एज n टेंड टू इन्फिनिटी, तो 1 को इस साइड कर दीजिए, तो Zn-1 टेंड टू 0 एज n टेंड टू इन्फिनिटी। तो यहाँ सोचने वाली बात है कि Zn-1 टेंड कर रहा है 0 की ओर एज n टेंड टू इन्फिनिटी। तो Zn का जो वैल्यू होगा 1 प्लस समथिंग होगा। जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि Zn-1 टेंड कर रहा है 0 की ओर, तो अगर मैं Zn के प्लेस पर 1 प्लस an पुट कर दूँ, और -1 तो है ही, तो -1 यहाँ से और +1 एक कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा an और टेंड करेगा 0 की ओर। तो ऑब्वियस है कि Zn-1 अगर 0 की ओर कन्वर्ज कर रहा है एज n टेंड टू इन्फिनिटी, तो ये इम्प्लाई करेगा कि Zn का वैल्यू 1 प्लस an होगा और an टेंड करेगा 0 की ओर एज n टेंड टू इन्फिनिटी, जैसा कि यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। देखिए Zn कन्वर्ज टू 1, दैट इज Zn-1 कन्वर्ज टू 0। In view of this observation,
it is customary to write Zn equal to 1 plus An so that An converges to 0. ओके, तो जैसे कि हमें मान के चल रहे हैं कि प्रोडक्ट Zk इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी कन्वर्ज करेगा, ये लेट किए हुए हैं। तो Zk का वैल्यू ए आ गया 1 प्लस An, तो हम इसे लिख सकते हैं प्रोडक्ट k इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1 प्लस AK। ओके, तो अगर ए कन्वर्ज करेगा तो ए भी कन्वर्ज करेगा, लेकिन इस कन्वर्जेंस में ए ऑब्जर्वेशन है कि ए के कन्वर्ज करेगा 0 की ओर एज n टेंड टू इन्फिनिटी। ओके, तो फाइनली यही जो प्रूफ करना था कि प्रोडक्ट के इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1 प्लस ए के कन्वर्ज करेगा, तब ए के कन्वर्ज करेगा 0 एज के टेंड टू इन्फिनिटी। तो इस रिजल्ट में बस इतना ही। हाँ, अब इसका जो कॉन्सिक्वेंस है, इस रिजल्ट से कुछ और रिजल्ट निकलते हैं जो कि नीचे एक्सप्लेन किए गए हैं, उसको मैं आपको समझाता हूँ। तो देखिए, बहुत ही अच्छा ऑब्जर्वेशन है। उस ऑब्जर्वेशन के बेस पर कि अगर ये कन्वर्ज करता है, इनफाइनाइट प्रोडक्ट कन्वर्ज करता है, तब ए 0 की ओर जाएगा, An 0 की ओर कन्वर्ज करेगा। अगर ऐसा कुछ हो कि हम अगर उल्टा सोचें कि ए के मतलब ये फिक्स है, ये नेसेसरी कंडीशन टाइप का बन रहा है कि 1 प्लस ए के अगर कन्वर्ज करेगा तो ए के 0 की ओर ही जाएगा। अगर ए के 0 की ओर ना जाए तो क्या ये कन्वर्ज करेगा? उल्टा सोचिए कि इफ़ ए के 0 की ओर जाने से मना कर दे, डज नॉट कन्वर्ज टू 0 एज के टेंड टू इन्फिनिटी, तब क्या ये प्रोडक्ट जो दिख रहा है 1 टू इन्फिनिटी 1 प्लस ए के कन्वर्ज करेगा? तो ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर 2 एग्जाम्पल हमें मिल जा रहे हैं। देखिए, जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये जो 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं, इसको अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो इसमें नोटेशन है कि ये जो टर्म है, ये टर्म ए के प्लेस वाला टर्म, ये दोनों टर्म 0 की ओर नहीं कन्वर्ज कर रहे हैं, और 0 की ओर नहीं कन्वर्ज करेंगे तो पक्का है कि 1 प्लस ए के कन्वर्ज नहीं करेगा। ठीक है, इसमें जो एक ऑब्जर्वेशन काम करता है कि कोई भी प्रोडक्ट हो के इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी जेड के, अगर इसे कन्वर्ज करना है, अगर चाहता है कि ये कन्वर्जेंट हो जाए, तो फिक्स है कि जो जेड के है वो 1 की ओर कन्वर्ज करता है। मतलब इन्फिनिटी पर जा कर के, इन्फिनिटी का मतलब है कि वेरी लार्ज, एक के लिए, फॉर लार्ज के जो जेड के है वो 1 पे कन्वर्ज कर जाता है। 1 पे कन्वर्ज करने का मतलब है कि इसके प्रोडक्ट पर कोई इफ़ेक्ट ही नहीं पड़ेगा एक लार्ज नंबर, जैसे कि Z1 है, Z2, Z3, Z4, जो भी हम प्रोडक्ट कर रहे हैं कुछ न कुछ आएगा। ऐसे Zn +1 कुछ न कुछ आएगा। लेकिन अगर ये इन्फिनिटी की ओर जाते समय ZR +1 R टेंड टू इन्फिनिटी, अगर ये 1 पे नहीं जाएगा, तो इस होल क्वांटिटी के प्रोडक्ट में कुछ अपना इफ़ेक्ट छोड़ेगा, क्योंकि 1 जिसमें भी हम प्रोडक्ट करते हैं इफ़ेक्ट लेस हो जाता है। किसी में भी 1 का प्रोडक्ट करेंगे तो वो एज इट इज़ रहता है। तो इसलिए इनफाइनाइट टर्म के बाद, या यूँ कहें कि वेरी लार्ज के, बहुत बड़े के लिए, के से आगे जाने पर अगर जेड के 1 की ओर कन्वर्ज नहीं कर रहा है तो ए या तो इन्फिनिटी हो जाएगा या तो फिर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मस्ट है कि जेड के को कन्वर्ज करना पड़ेगा 1 पर। तो ये एक वैसे भी एक सिंपल ऑब्जर्वेशन के तौर पर आप खुद से सोच सकते हैं कि अगर ये प्रोडक्ट
कन्वर्ज करना चाहता है, कन्वर्ज करने का सेंस होता है नॉन जीरो फाइनाइट, जो कि डेफिनेशन है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। नॉन जीरो फाइनाइट पर अगर कन्वर्ज कर रहा है तो गारंटी है कि बहुत लार्ज के लिए जेड के को 1 पर जाना पड़ेगा। तो अगर ये 1 पे जा रहा है तो सिंपल, जैसा कि नोट्स बुक में पनुस्वामी लिखते हैं कि जेड के कन्वर्जिंग टू 1 इम्प्लाई करेगा जेड के -1 कन्वर्जिंग टू 0। तो जेड के में से 1 निकल करके अगर 0 की ओर जा रहा है तो पक्का है कि जेड के जो रहा होगा ए के +1 टाइप का रहा होगा, और इसमें से 1 घटेगा और एक कट जाएगा और होल जाएगा 0, मतलब ए के कन्वर्जिंग टू 0। तो ये नेसेसरी कंडीशन है कि अगर प्रोडक्ट इन जनरल अगर हम यहाँ पर ऑब्जर्व करें तो नेसेसरी कंडीशन बनता है कि k = 1 to इन्फिनिटी 1 + ए के कन्वर्ज करेगा, कन्वर्जेंट, ठीक है। इफ़ अगर ये कन्वर्ज करेगा तो फिक्स है कि ए के को 0 पर कन्वर्ज होना पड़ेगा, ठीक है। तो जस्ट लाइक सेम, अगर इसका काउंटर हम अगर सोचें कि अगर ए के 0 पर जाने से मना कर दे तो ऑब्वियस है कि इसका प्रोडक्ट कन्वर्ज नहीं करेगा। तो ऐसा एग्जांपल यहाँ पर 2 दिए गए हैं, आप इसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, सोच सकते हैं और समझ सकते हैं, ठीक है। तो हम नेक्स्ट आगे चलते हैं, और भी चीज़ें बीच में लिखी गई हैं, आप उसे चाहें तो पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, ए इनफाइनाइट प्रोडक्ट का सबसे फेमस रिजल्ट और बहुत यूजफुल रिजल्ट सामने आ रहा है, जो इस प्रकार से है थ्योरम कि अगर जेड के कोई सीक्वेंस है के नेचुरल नंबर में, तो ऑब्वियस सी बात है कि सीक्वेंस है, देन द सीरीज सम यहाँ पर एक कन्वर्ज करेगा इफ़ एंड ओनली इफ प्रोडक्ट कन्वर्जेस। तो अब हम यहाँ पर आपको 2 चीज़ें मतलब 2 चीज़ों में रिलेशन, इस थ्योरम के माध्यम से 2 चीज़ों में रिलेशन बताया जा रहा है। पहला, जैसे कि पहले तो सीरीज पढ़ते आए हैं, जनरली यूजी में बीएससी में ही पढ़ते आए हैं सीरीज का कन्वर्जेंस, बट प्रोडक्ट का कन्वर्जेंस यहाँ मास्टर में एमएससी में पहली बार पढ़ रहे हैं। तो पहले पढ़ चुके हैं n = 1 to इन्फिनिटी an का कन्वर्जेंस कैसा होता है। तो यहाँ पर an के जगह पर एक टर्म आ रहा है log zk, ये हो गया सीरीज, और एक प्रोडक्ट है n = यहाँ पर k कह देते हैं, k = 1 to इन्फिनिटी zk। ओके, इन दोनों में एक इंटर रिलेशन है कि अगर इन दोनों में से कोई एक अगर कन्वर्ज कर जाए तो दूसरा कन्वर्ज कर जाता है। तो इसलिए इन दोनों में इफ़ एंड ओनली इफ़ का रिलेशन है, ओके, कि अगर ये प्रोडक्ट कन्वर्ज करेगा तो सम भी कन्वर्ज करेगा, ठीक है। तो इसको प्रूफ करने के लिए बहुत अच्छा ट्रिक यूज़ किया गया है, तो उसको हम देखते हैं और आपको समझाते हैं, ठीक है। तो थ्योरम को एक बार और देखते हैं कि सम कन्वर्ज करेगा इफ़ एंड ओनली प्रोडक्ट कन्वर्ज करे, इन विच केस प्रोडक्ट को हम ऐसा लिख सकते हैं। तो एक रिजल्ट है, जैसे कि आप जानते हैं कि अगर हम कोई ए अगर लिख रहे हैं तो हम इसे e के पावर log बेस e करके a लिख सकते हैं। कहने का मतलब है कि a = e को तो कहेंगे एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल में फिर क्या होगा log a बेस e चाहे तो मत लिखिए, ठीक है। तो जस्ट लाइक सेम जो ये यहाँ पर ऑब्जर्व किया गया है, इसको लिखने का तरीका, इसे देखिए ध्यान से। तो अगर हम इस फार्मूले को यूज करें जो कि मैं अभी जस्ट यहाँ पर बता रहा हूँ, इसके हिसाब से
कि जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी जेड के इक्वल टू, जैसे देखिए ए है, ए को एक्सपोनेंशियल इस प्रकार से लिखा गया है, तो हम इसे लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल लॉग प्रोडक्ट के इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी जेड के। चूँकि लॉग का फार्मूला जो मल्टीप्लाई में होता है वो एडिशन में बदल जाता है, ठीक है। बहुत पहले से हम लोग पढ़ते चले आए हैं कि लॉग Z1 या ए बी इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी, इस तरीके से। तो हम इसे लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल, इसको समेशन के रूप में के इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी लॉग जेड के। ओके, तो ए लिखना ऑब्वियस है। इक्विवेलेंटली द सीरीज, ये जो सीरीज है आर एंड प्रोडक्ट, ये जो प्रोडक्ट है आइदर कन्वर्जेज और डाइवर्जेज टुगेदर। तो कहने का सेंस है कि या तो ये दोनों साथ साथ कन्वर्ज करेंगे या साथ साथ डाइवर्ज करेंगे। तो इस थ्योरम में जो समझना है यही है कि हम जो प्रोडक्ट है, इनफाइनाइट प्रोडक्ट को सीरीज के सेंस में देखना चाहते हैं, ठीक है। अगर इनफाइनाइट प्रोडक्ट को दिखाना है कन्वर्ज है, तो इफ़ एंड ओनली इफ सीरीज को दिखा दें लॉग के टर्म में, जो लिखा है वो कन्वर्ज हो जाए। तो देखिए इसका प्रूफ में नेसेसरी पार्ट बहुत छोटा है, सफिशिएंट पार्ट थोड़ा सा बड़ा है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप इसे ध्यान से देखिए और आपको समझ में आएगा। जो भी डाउट है आप उसे कमेंट में बता सकते हैं, जिससे कि हम दोबारा रिसॉल्व करेंगे। तो देखिए Pn ले लिया गया है के इक्वल टू 1 टू n जेड के पार्शियल प्रोडक्ट। ओके, इसी प्रकार से इसका पार्शियल सम ले लिया गया है के इक्वल टू 1 टू Sn। S स्टैंड फॉर सम एंड P स्टैंड फॉर प्रोडक्ट। ओके, तो n टर्म का प्रोडक्ट तो पार्शियल प्रोडक्ट Pn, n टर्म का सम तो पार्शियल सम Sn। ओके, अब एक रिजल्ट है जो बहुत पहले से पता है, e के पावर जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल टू ऐसे हो जाता है सेम बेस पर। तो इसी का यूज करके यहाँ e के पावर Sn को ऑब्जर्व करिए। तो e के पावर Sn कहने का सेंस है e के पावर Sn, तो e के पावर Sn सम है तो हो जाएगा लॉग कैपिटल L है, मैं कैपिटल L लिख रहा हूँ, लॉग Z1 प्लस लॉग Z2 लॉग Zn। ओके, इस तरीके से। तो हुआ क्या कि ये पावर अलग अलग हो जाएगा, e के पावर लॉग Z1 इंटू e के पावर लॉग Z2 एंड सो ऑन e के पावर लॉग Zn। तो पता है e के पावर लॉग जो भी रहे Zn, अगर यहाँ बेस e है तो Zn हो जाता है। तो फाइनली इसी का यूज करके मैं यहाँ पर चीज़ों को आपको दिखा रहा हूँ कि e के पावर Sn को ऐसे लिख सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर मैं लिखा हूँ e के पावर लॉग Z1, e के पावर लॉग Z2 एंड सो ऑन। फिर ये क्या होगा, अलग अलग Z1 में, पहला Z1 में, दूसरा Z2 में, ऐसे करके नवा Zn में, और ये क्या है, ये है प्रोडक्ट के इक्वल। तो एक सिंपल मैथमेटिक्स है, MSc के लेवल पर बहुत डिटेल में इसे बताने का कोई सेंस नहीं है। आप छोटा सा कैलकुलेशन करेंगे तो ये लाइन क्लियर हो जाएगा कि ऐसा लिखा गया है। तो e के पावर Sn इक्वल टू Pn। ओके, तो यहाँ पर, और वैसे ये भी पता है कि e के पावर z इस कंटिन्यूस c पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन कंटिन्यूस होता है। तो इफ़ अगर Sn s पे कन्वर्ज करेगा तो
तो यहाँ से पी एन इक्वल टू क्या है, पी एन इक्वल टू ई की पावर एस एन है। एस एन अगर एस पर कन्वर्ट करे तो फाइनली ये पूरा ई की पावर एस पर कन्वर्ट करेगा, तो पी एन कहाँ कन्वर्ट करेगा, ई की पावर एस पर। तो एस एन एस पर कन्वर्ट करने का मतलब है कि फाइनाइट, ठीक है, फाइनाइट मतलब यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि पहले इसको ले रहा हूँ कि ये कन्वर्ट कर जाए, ये कन्वर्ट करे तो इसका सम फाइनाइट होगा, इसका सम फाइनाइट होगा, तो ई की पावर एस और ई की पावर फाइनाइट, ई की पावर फाइनाइट तो होल कितना हो जाएगा फाइनाइट, जो कि पी एन का वैल्यू होगा एज एन टेंड टू इन्फिनिटी। ओके, तो ये सीधा वाला रिजल्ट तो बहुत ही सिंपल है और आपको आसानी से समझ में भी आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। नेक्स्ट पढ़ते हैं इसके कन्वर्स पार्ट में, ठीक है। तो कन्वर्स पार्ट को पढ़ते हैं, तो इसमें कुछ ट्रिक है, ट्रिक को समझिए। तो कन्वर्स में हम करेंगे क्या कि उल्टा लेके चलेंगे। जैसे यहाँ पर क्या किया गया था, यहाँ पर मैंने ये पहला पार्ट लिया था, ध्यान दीजिए, ये पहला पार्ट लिया था कि ये कन्वर्स करता है, तो इसका प्रोडक्ट भी दिखाया गया कि कन्वर्स। अब मैं उल्टा लूँगा, पहले मैं इसको पकड़ूँगा कि प्रोडक्ट कन्वर्ज करे तो इसे दिखाना होगा। ओके, तो लेट करिए कि जो पार्शियल प्रोडक्ट है सपोज कर लीजिए कि वो कन्वर्ज करेगा। कन्वर्ज करने का सेंस ही होता है नॉन जीरो फाइनाइट, नॉन जीरो फाइनाइट तभी कन्वर्ज करेगा। तो इतना आपको सपोज करके चलना है। अब लॉग जेड की जो डेफिनेशन है इस प्रकार से बनता है, क्योंकि आपको पता है कोई भी जेड अगर होगा, अगर हम इसे ऑब्जर्व करें, कहीं भी कोई भी जेड होगा जेड के, तो यहाँ से उसका आर डिस्टेंस होगा और यहाँ पर एंगल थीटा होगा, तो जेड का जो वैल्यू होगा वो होगा आर ई की पावर आई थीटा। ओके, तो इसके हिसाब से जब मैं यहाँ पर इसको लॉग में अगर लॉग जेड के करूँगा तो टूट जाएगा लॉग आर ई की पावर आई थीटा। इसे दो भाग में तोड़िए तो लॉग आर प्लस लॉग ई की पावर आई थीटा, बेस ई है तो आई थीटा आगे आ जाएगा, तो लॉग आर प्लस आई थीटा। तो इसी को हम यहाँ पर लॉग आर, आर एक्चुअल में आर ओरिजिन से इसका डिस्टेंस है, तो आर को हम जेड के का मॉडुलस भी कह सकते हैं, तो जेड के का मॉडुलस और प्लस आई, थीटा क्या है, थीटा आर्गुमेंट है, आर्गुमेंट थीटा, थीटा आर्गुमेंट ऑफ जेड, ठीक है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल आर्गुमेंट यूज किया जाता है, तो जो आर्गुमेंट ऑफ जेड है, जेड के जो यहाँ पर यूज किया जा रहा है ए माइनस पाई टू पाई, हम इस चीज़ को यहाँ पर मेंशन करेंगे। ओके, प्रिंसिपल आर्गुमेंट लेंगे या यूँ कहें प्रिंसिपल ब्रांच लेंगे, क्योंकि लॉग का फंक्शन में बहुत सारे इनफाइनाइट ब्रांच होते हैं, तो हम प्रिंसिपल ब्रांच यहाँ पर ले रहे हैं। तो इस तरीके से लॉग जेड को ऐसा लिखा जा सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं, देखिए जैसे कि यहाँ जो P डिफाइन किया गया है ए पी प्रोडक्ट, तो नॉन जीरो फाइनाइट में ऐसा भी केस हो सकता है कि पॉजिटिव हो, नॉन जीरो फाइनाइट में पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, दो चीज़ें आ सकती हैं। अगर पॉजिटिव होगा तो हम चूँकि यहाँ पी एन का जो सेंस है, पी एन का सेंस बाद में मुझे इसका लॉग लेना होगा, क्योंकि जब प्रोडक्ट की बात की जाएगी तो देखिए प्रोडक्ट में Z1 Z2 Zn, अगर मैं इसका लॉग ले लूँ कैपिटल लॉग, तो ये समेसन में ब्रेक हो जाएगा, लॉग जेड के इक्वल टू 1 to n। ओके, तो इस सिचुएशन में जो लॉग है, जैसे कि ये जो इतना दिख रहा है ये तो पी एन होगा, पी एन। अब हम जब कन्वर्स की बात करेंगे तो कन्वर्स करेगा पी पर, तो पी के नॉन जीरो फाइनाइट में दो केसेज हैं, या तो पॉजिटिव हो या तो नेगेटिव हो। अगर ए पॉजिटिव हुआ तब तो लॉग डिफाइन है, क्योंकि
लॉग इस प्रकार से फंक्शन होता है कि नेगेटिव पर डिफाइन नहीं होता है, जीरो से नेगेटिव पर, जीरो से पीछे नेगेटिव एक्स एक्सेस पर डिफाइन नहीं होता है। किसी भी जेड का अगर हमें जो भी आर्गुमेंट लिखना है तो जो थीटा का जो वैल्यू होता है वो माइनस पाई टू पाई, पाई इधर से कवर कर लेता है और माइनस पाई इधर से अप्रोच करता है, वहाँ तक पहुँच नहीं पाता है। तो इस तरीके से अगर पी नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव में प्रॉब्लम होगी, तो उस नेगेटिव को यहाँ पर हैंडल किया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए बहुत ही टेक्निकल तरीके से हैंडल किया जा रहा है और इतना टेढ़ा भी नहीं है कि आपको समझ में ना आए, थोड़ा ध्यान देंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी वी में एज्यूम पी डज नॉट, ठीक है, कि पी बिलोंग नहीं करेगा। ये मैनेज करना है, क्यों मैनेज करना है, क्योंकि मैं भी जस्ट बता रहा हूँ कि जब मुझे log Z1 Z2 Zn सबका प्रोडक्ट, तो यही तो P है, Pn, अगर ये नेगेटिव आ गया तो प्रॉब्लम होगा। तो हम इसको पहले से मान रहे हैं कि ये नेगेटिव ना हो तो सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर नेगेटिव आ ही रहा है तब कैसे हैंडल करेंगे, तो उसको यहाँ नेक्स्ट लाइन में बताया जा रहा है। कैसे, देखिए, इफ़ मान लीजिए कि नेगेटिव हो ही, माइनस इन्फिनिटी से जीरो के बीच में हो, तब क्या करेंगे। तो जीरो तो नहीं होगा, जीरो को छोड़ दीजिए, क्योंकि कन्वर्जेंस का रूल ही है कि नॉन जीरो फाइनाइट, तो जीरो नहीं होगा, जीरो के अतिरिक्त होगा यानी नेगेटिव होगा। तो उस सिचुएशन में करेंगे क्या कि जैसे हमारे पास Z1 है, Z2 है, Z3 है, Zn है एंड सो ऑन। तो एक नया सीक्वेंस बनाएंगे W1 और W1 के प्लेस पर लिख देंगे -Z1 और बाकी जितने WK होगा वो सब ZK के बराबर होगा और K ग्रेटर आर इक्वल टू 2। मतलब कि Z2 को W2 करेंगे, Z3 को W3 करेंगे, Zn को Wn करेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जो Z1 है, हम W1 को -Z1 से लिख देंगे। तो जो पहले नेगेटिव आ रहा होगा, जब हम प्रोडक्ट करेंगे कि K इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी WK, तो इसमें एक नेगेटिव होने से पूरे को पॉजिटिव बना देगी। ओके, तो यही एक ट्रिक यूज किया गया है, तो इसी ट्रिक को यहाँ पर समझाया गया है। देन वी में सिंपली कंसीडर in place of ZK a new sequence WK, W1 इक्वल टू -Z1 और WK इक्वल टू ZK, और K का वैल्यू 2 से लेके पूरा अनंत तक, आगे जहाँ तक जाते बने जाएगा। तो अब K इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी को ऐसे लिखा जा सकता है, और ए माइनस है तो आ गया, तो इतना ही तो P है। अगर P नेगेटिव है तो बाहर नेगेटिव होने से पॉजिटिव हो जाएगा, तो फिर नेगेटिव बिलोंग नहीं करेगा, तो ये मामला सॉल्व हो गया। तो इस तरीके से एडजस्ट किया गया है। तो अब जो हमें सोचना है, तो हमें तो सोचना है कि सम, ये जो सम है इसको कन्वर्ज कराना है, चूँकि हम शुरू में लिए हैं ना कि Pn कन्वर्ज करे P की ओर, और Pn क्या है, Pn है प्रोडक्ट। तो हम K इक्वल टू 1 टू n ZK इसको कन्वर्ज करा रहे हैं P की ओर, रिलेट कर रहे हैं। अब मुझे शो क्या करना है, शो करना है समेसन K इक्वल टू 1 टू n log ZK, इसी को हम SN बोलेंगे। हम इसको कन्वर्ज कराना है, लास्ट में हम इसे शो करेंगे कि ये कन्वर्ज कर जाए। तो इस सिचुएशन में ZK को जो log ZK है, इसको जो यहाँ पर चेंज किया गया है ZK को WK से, तो ये एज इट इज़ हो जाएगा इसकी तरह। ठीक है, किसी एक हमारा टारगेट है इसको प्रूफ करना, इसको कि कन्वर्ज हो जाए, तो इसके प्लेस पर हम एक नया सीक्वेंस बना दिए जो नेगेटिव वाली प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व करके।
तो इस सिचुएशन में ए और ए दोनों टर्म, ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है सो दैट टू सीरीज इतना एंड इतना डिफरिंग ओनली इन देयर फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म के सेंस में ही डिफर है, आइदर कन्वर्जेज और डाइवर्जेज टुगेदर। तो डाइवर्जेज या कन्वर्जेंस के सेंस में सेम है, ठीक है। तो अब आगे इस चीज़ को देखते हैं। एज पी एन कन्वर्जेज टू पी, और पी नॉन नेगेटिव है, सॉरी नॉन नेगेटिव नहीं, माइनस इन्फिनिटी से जीरो के बीच में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आगे एक चीज़ यहाँ पर ये बताया जा रहा है, वी है पी एन, उसमें नहीं है तो सी में से हटा दिया गया है फॉर लार्ज एन, एंड सिंस लॉग जेड इज कंटिन्यूस एट पी, लॉग जेड तो कंटिन्यूस फंक्शन होता ही है, तो उस सिचुएशन में ये जो लॉग पी एन है पी पर कन्वर्ज कर जाएगा। कंटिन्यूटी का बहुत इंपॉर्टेंस रोल है, क्योंकि सेक्वेंशियल डेफिनेशन, जो कंटिन्यूटी की सेक्वेंशियल डेफिनेशन है, उसमें ये बताया जाता है कि कोई फंक्शन एफ कंटिन्यूस होगा किसी पॉइंट एक्स नॉट पर, तो फॉर ऑल एक्स एन कन्वर्जिंग टू एक्स एन एफ एक्स एन कन्वर्जिंग टू एफ एक्स नॉट, ओके। एक कंटिन्यूटी की ही वजह से आता है, इसलिए यहाँ पर जो पी एन को हम कन्वर्ज करा रहे हैं पी पर, तो इसलिए जब मैं इसका लॉग लूँगा तो लॉग पी एन कन्वर्ज करेगा लॉग पी पर। क्यों? कंटिन्यूटी की वजह से। अगर कंटिन्यूस नहीं रहेगा तो ये कन्वर्ज नहीं कर पाएगा, इसलिए हमें कंटिन्यूटी का यूज करना है। तो चूँकि लॉग फंक्शन कंटिन्यूस होता है, ठीक है, इसलिए जब हम सेक्वेंस पी एन को पी पे कन्वर्ज करा रहे हैं तो पक्का है कि लॉग पी एन कन्वर्ज करेगा लॉग पी पर एज एन टेंड टू इन्फिनिटी, ओके। और एक चीज़ ऊपर डिफाइन किया गया है, उसका ध्यान दीजिए कि ई के पावर एस एन को हम पी एन कह सकते हैं। ए यहाँ पर ई के पावर एस एन को पी एन कह सकते हैं, तो इसका यूज करिए यहाँ पर। आगे कहा जा रहा है वी कैन राइट एस एन एज लॉगरिथमिक ऑफ पी एन, ठीक। तो लॉग लिखने का तरीका ही यही है कि अगर हम ए के पावर बी इक्वल टू सी लिख रहे हैं इफ़, ठीक, तो हम इसे लॉग लिख सकते हैं। लॉग सी बेस ए पर वैल्यू क्या होगा? बी होगा, ओके। तो जस्ट लाइक सेम ई के पावर अगर एस एन है इक्वल टू पी एन है, तो लॉग के सेंस में हम इसे लिख सकते हैं लॉग पी एन बेस ई इक्वल टू एस एन, ओके। इस तरीके से ऑब्वियस सी है कि हम ए डेफिनेशन लिख सकते हैं, यानी कि एस एन इक्वल टू लॉग पी एन बेस ई, ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए एस एन इक्वल टू, लेकिन चूँकि यहाँ पर इसके लॉग के बहुत सारे ब्रांच होते हैं, ठीक, तो ब्रांच होते हैं तो ब्रांच के सेंस में एडिशनल टर्म आ रहा है। इसका प्रूफ भी दिया गया है, यहाँ पर देखिए ए ई के पावर एस एन इक्वल टू पी एन का सेंस है कि पी एन एस एन लॉगरिदम ऑफ पी एन होगा, यहाँ लिखा भी है वी कैन राइट एस एन एज लॉगरिदम ऑफ पी एन, ठीक है। लेकिन पी एन लॉग पी एन खुद लॉगरिथमिक फंक्शन है, तो एक तरीके से देखा जाए तो एस एन भी लॉगरिथमिक फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन, और लॉग पी एन भी लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो दो लॉगरिथमिक फंक्शन इस फार्मूले से रिलेट होते हैं। इसका प्रूफ हम आपको अभी एक्सप्लेन करते हैं। देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है यहाँ पर से कि लेट डी डिनोट बी द डोमेन इन सी, देन एनी टू लॉगरिथमिक फंक्शन एफ एंड एफ टिल्डे, इस सिंबल को टिल्डे बोलते हैं, टिल्डे या टिल्डा जो भी पढ़िए, एफ टिल्डा, ठीक है।
तो एफ और एफ टिल्डा डी से डी पर है, दोनों लॉगरिथमिक फंक्शन है, तब क्या होगा, रिलेटेड बाई इस नोटेशन से रिलेट करते हैं। ठीक है, अगर सेम डोमेन पर दो लॉगरिथमिक फंक्शन डिफाइन है तो वो इस रिलेशन से रिलेट करते हैं। ठीक है, और इसका कन्वर्स, और यहाँ पर के को क्या बताया जा रहा है कि फॉर सम के बिलोंग टू जेड। कन्वर्सली देखिए, कन्वर्सली भी है कि अगर कोई लॉगरिथमिक फंक्शन है एफ जो डी से सी पर और रिलेट करे इस रिलेशन से, तो जो दूसरा है एफ टिल्डा है वो भी लॉगरिथमिक हो जाएगा, जो कि नीचे बताया जा रहा है। ठीक है, देखिए जैसे कि कहा जा रहा है कि कन्वर्सली इफ लॉगरिथमिक फंक्शन एफ इज रिलेटेड बाई, इस रिलेशन से रिलेट कर रहा है, मतलब एफ और एफ टिल्डा में ए रिलेशन है। ठीक है, और एफ टिल्डा भी डिफाइन है डी से सी पर, देन एफ इज आल्सो लॉगरिथमिक फंक्शन। एक्चुअल में यहाँ पर ये देखिए एफ के साथ ऊपर एक दिख रहा है छोटा सा टिल्डा। ठीक है, एफ टिल्डा थोड़ा ऊपर सट गया है, तो आप इसे से नोटिस कर सकते हैं। तो ये थ्योरम जो पोनुसामी के 3.103 थ्योरम पर आएंगे, यानी कि तीसरे चैप्टर के 103वें थ्योरम पर जाएंगे, तो वहाँ पर आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। तो इसका प्रूफ भी बहुत ही आसान है, बहुत कठिन नहीं है, आप इसे देख सकते हैं। देखिए एक खासियत होती है लॉग वाले फंक्शन में, जैसे कि सपोज करिए कि जनरली रूल यही होता है कि हम अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन का रिवर्स जब करते हैं, इन्वर्स करते हैं, तो लॉगरिथम बनता है। जैसे कि e के पावर w इक्वल टू, अगर z लिखा है तो हम log z बेस e इक्वल टू w लिखते हैं। ठीक है, और w को ही fz कहा जाता है, इस तरीके से। तो प्रॉब्लम है कि यहाँ पर जो इसकी सेटिंग है z का, ठीक, तो z जो दिख रहा है z डोमेन में यहाँ पर है, मान लीजिए z, तो z का जो नोटेशन है आर थीटा, या यूँ कहें कि z अगर z इक्वल टू आर ई के पावर आई थीटा अगर है ऐसा, तो ये एक राउंड घूम के फिर से जब यहाँ पहुँचेगा तो z का फिर से जो रिप्रेजेंटेशन होगा ई के पावर आई थीटा प्लस 2 पाई हो जाता है। सिमिलरली एक राउंड और घूम के जब यहाँ पर पहुँचेगा तो इसका नोटेशन हो जाएगा आर ई के पावर आई थीटा प्लस 4 पाई। ठीक है, तो ये, और जब हम इसको लॉग में ले जाते हैं एफ जेड इक्वल टू लॉग, चूँकि जेड को लिखना है तो मॉड जेड प्लस आयोटा आर्गूमेंट जेड लिखते हैं। तो आर्गूमेंट जेड में आर्गूमेंट फर्स्ट टाइम तो ठीक था कि थीटा था, ठीक है, फर्स्ट टाइम आई थीटा था, लेकिन अगर हम सेकंड जब ब्रांच पर इसके रहेंगे तो लॉग जेड के साथ आई थीटा प्लस 2 पाई हो जाएगा। जब हम थर्ड ब्रांच पे रहेंगे तो लॉग जेड प्लस आई थीटा प्लस 4 पाई हो जाएगा। ठीक है, तो इन जनरल 2 पाई के मल्टीपल में, 2 पाई आई के मल्टीपल में ए बढ़ता जाता है इसका आर्गूमेंट। और इसकी एक और ख़ासियत है कि जिस प्रकार से ए लिखा जा रहा है, अगर हम एक्सपोनेंशियल जो w का टर्म है, एक्सपोनेंशियल w इक्वल टू z, तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पर जैसे कि w क्या है, fz, ठीक है, fz को हम w बोल रहे हैं, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल fz इक्वल टू z। ओके, तो एक्सपोनेंशियल fz इक्वल टू z, ये ऑब्वियस सी बात है कि ये बन जाता है। और रही बात कि हम अगर इसे थोड़ा सा और ऑब्जर्व करें तो एक और इसका कंक्लूजन निकलेगा, जिससे कि मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि
लॉग जेड के दो ब्रांच हम ले रहे हैं, तो एक ब्रांच मैं लूँगा तो मैं उसे लिख सकता हूँ लॉग जेड प्लस आई थीटा, पहला ब्रांच मान लीजिए, और थीटा को वेरी करा देता हूँ कहाँ से कहाँ के बीच में, माइनस पाई से पाई के बीच में। ओके, सपोज कीजिए इसे हम एफ बोल दिए, एक एफ टिल्डा बना रहा हूँ, ठीक है, एफ टिल्डा, और एक कोई अदर ब्रांच है, ठीक है, तो अदर ब्रांच है तो ये एक चक्कर में 2 पाई घूमता है, तो मान लीजिए के चक्कर घूमने के बाद हम अदर ब्रांच ले रहे हैं, तो उस कंडीशन में लॉग जेड प्लस आई और थीटा में बढ़ जाएगा, कितना बढ़ेगा, 2 पाई के मल्टीपल में बढ़ेगा, के इंटीजर है। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो इतने को अगर एक में ले लिया जाए, इतने को, तो ए एफ टिल्डा इक्वल टू एफ जेड प्लस ए क्या है, आई का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 पाई के आई। ओके, तो एफ टिल्डा इक्वल टू एफ जेड प्लस 2 पाई के आई, इस प्रकार का फॉर्म तो बन ही रहा है। तो दो लॉगरिथमिक फंक्शन सेम डोमेन पर डिफाइन हो रहे हैं, एनालिटिक हैं, तो पक्का है कि वे दोनों अलग अलग ब्रांच में होंगे। अगर अलग अलग ब्रांच में होंगे तो दो ब्रांच को 2 पाई के पाई आई प्लस एडिशन के साथ उसको सेपरेट किया जा सकता है, जो कि इस प्रकार से है। एक बार इनका प्रूफ देख लेते हैं, एक ऐसे प्रूफ दिए हुए हैं, ठीक है, इस तरीके से भी समझ सकते हैं, और अगर इनका प्रूफ देखना चाहें तो ऑब्जर्व करिए, एक ऊपर नोटेशन है, उस नोटेशन को मैं आपको दिखा देता हूँ, ध्यान से देखिए। यहाँ पर है डेफिनेशन, इस डेफिनेशन बताया जा रहा है कि यह फंक्शन एफ एच डी का मतलब होलोमार्फिक फंक्शन है ऑन डी। होलोमार्फिक का सेंस यहाँ पर एनालिटिक से है, एनालिटिक ऑब्लिक होलोमार्फिक, ठीक है। तो एफ एनालिटिक फंक्शन है और डी क्या है, डोमेन है, ठीक है। तो एफ को कहा जाएगा इज कॉल्ड एनालिटिक या होलोमार्फिक ब्रांच ऑफ लॉग जेड इन डी इफ एफ इज एनालिटिक होलोमार्फिक इन डी एंड एक्सपोनेंशियल एफ जेड इक्वल टू जेड फॉर ईच जेड। तो ये एक्सपोनेंशियल ऑफ एफ जेड इक्वल टू जेड फॉर ईच जेड, ठीक है, ये एक ब्रांच की बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पर ब्रांच की बात किया जा रहा है। तो ये ब्रांच, इसका एक ब्रांच है, मतलब चाहे कोई भी ब्रांच लेंगे वो इसको सेटिस्फाई करेगा ही, ठीक। तो इसलिए हम चाहे जितने भी ब्रांच लेंगे उससे, क्योंकि ये डेफिनेशन यहीं से बनता ही है। जैसे सपोज कीजिए ई के पावर डब्लू इक्वल टू जेड, तो यहीं से बनेगा डब्लू इक्वल टू लॉग जेड बेस ई। ओके, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर हम 2 पाई आई अगर कर दें, ठीक, तो एफ जो पहले एफ था अब दूसरे में बदल जाएगा, एफ अब जो नया फंक्शन बनेगा एफ प्लस 2 पाई आई या 2 पाई 4 पाई 6 पाई, तो 2 पाई इन जनरल के आई कर देते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर 2 पाई के आई अगर कर दिया जाए, तो इसे चाहे तो आप इसे ओपन करिए, तो ई के पावर डब्लू इंटू ई के पावर 2 पाई के आई इक्वल टू जेड, तो ये तो 1 ही तो हो जाएगा, तो फाइनली ई के पावर डब्लू इक्वल टू जेड हो जाएगा। तो अगर इस सिचुएशन में फिर से अगर हम एक्सपोनेंशियल की बात करें तो फाइनली ये क्या है, डब्लू प्लस इतना है ना, तो इसको चाहे तो जी मान लीजिए और पहले वाले को सिर्फ डब्लू को एफ मान लीजिए, तो चाहे तो एफ जेड इक्वल टू जेड, चाहे तो जो इसको जी माने हैं तो एक्सपोनेंशियल जी जेड इक्वल टू जेड। तो हर हाल में ये इस तरीके की चीज़ें बनेंगी, ठीक है। तो इसका यूज करके इसको प्रूव किया जाता है, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जैसे देखिए क्या कहा जा रहा है, लेट एफ एंड एफ टिल्डा 2 लॉगरिथमिक फंक्शन है इन डी, देन बाय डेफिनेशन एक्सपोनेंशियल ए जेड होगा, ए भी क्या होगा, जेड होगा, तो दोनों बराबर होंगे। तो ई के पावर एफ जेड एफ टिल्डा जेड, ई के पावर इधर क्या है, एफ जेड है, तो भाग दे दीजिए, भाग दे देंगे ई के पावर एफ जेड से, दोनों साइड में एफ जेड से,
ये तो एक हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा, ई के पावर एफ जेड एफ टिल्डा जेड माइनस एफ जेड इक्वल टू 1। तो इसी को लिखा गया है एक्सपोनेंशियल एफ टिल्डा जेड माइनस एफ जेड इक्वल टू 1। ओके, यहाँ पर देखिए फॉर ऑल जेड बिलोंग टू डी। तो जब यहाँ पहुँच गए तो ई के पावर इतना अगर आ रहा है 1, ठीक, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो वैल्यू है, बाकी को हम हटा करके एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पर, ये अगर ई के पावर एफ टिल्डा जेड माइनस एफ जेड इक्वल टू 1, तो पक्का है कि जो इसका वैल्यू है, इसका वैल्यू 2 पाई के आई, और जहाँ के क्या होगा, इंटीजर होगा, उसमें बिलोंग करेगा, तभी ई के पावर 2 पाई के आई का वैल्यू 1 होता है। क्योंकि ई के पावर आई थीटा का वैल्यू होता है कास थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो ई के पावर 2 पाई के आई की बात करेंगे तो कास 2 पाई के आई के प्लस आई साइन 2 पाई के, ये तो 0 हो जाएगा, और ये क्या होगा, 2 के है तो -1 के पावर 2 के, -1 के पावर 2 होल के पावर के, तो -1 के पावर 2 होल स्क्वायर 1, 1 के पावर के 1, तो फाइनली ये 1 हो ही जाएगा। तो इस तरीके से सोचा जाए तो ये जब भी होगा तो 2 पाई के आई इस प्रकार का टर्म यहाँ पर बनेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब इसका वैल्यू 2 पाई के आई टाइप का होगा तो इसमें 2 पाई आई से अगर भाग दे देंगे, मतलब इसमें अगर 2 पाई आई से भाग दे देंगे तो के बचेगा, जो कि एक इंटीजर है, तो ये बिलोंग करेगा इंटीजर में। तो इस तरीके से यहाँ से बनाया गया है। और ये जो डिवाइड किया गया है इसको एक नया फंक्शन लेट कर लीजिए कि कैपिटल एफ जेड एक नया फंक्शन है, तो कैपिटल एफ जेड बिलोंग कर रहा है जेड में। ओके, अब ध्यान दीजिए कि एफ टिल्डा एनालिटिक है, एफ जेड भी एनालिटिक है, दो एनालिटिक फंक्शन का डिफरेंस भी एनालिटिक होगा। कांस्टेंट से भाग दे रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो एनालिटिक, ठीक है। और ये सब डिफाइन है किस पर, डी पर। डी डोमेन है, डोमेन है तो क्या होगा, ओपन कनेक्टेड। तो मान लीजिए हम कनेक्टेड की बात करते हैं। एनालिटिक फंक्शन कंटिन्यूअस होता है तो कनेक्टेड को कनेक्टेड पर ले जाएगा। तो इसके अंदर सब के सब इंटीजर बैठे हैं और सब के सब अलग अलग हैं, 1 -1 2 -2 जो भी हैं, सब के सब अलग अलग हैं। तो जेड के अंदर कनेक्टेड सबसेट की बात करेंगे तो सिंगलटन ही कोई ना कोई आएगा, ठीक है। तो फाइनली एफ जो भी आएगा तो सिंगलटन ही आएगा। इसी चीज़ को यहाँ पर एक्सप्लेन किया जा रहा है। देखिए, नोट दैट एफ इज एनालिटिक फंक्शन इन डी and in particular f is continuous in open and connected set D, but f is an integer valued, and so f maps a connected set onto connected subset of Z। तो Z के अंदर connected subset क्या होता है, सिंगल पॉइंट K, ठीक है। तो सिंगल पॉइंट K होगा तो उसी से रिलेट करेगा। तो उस सिचुएशन में जो एफ जो कैपिटल एफ जेड है, एफ जेड एफ टिल्डा जेड माइनस एफ जेड अपान 2 पाई आई इक्वल टू के हो जाएगा। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर कर दीजिए तो एफ टिल्डा जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ जेड प्लस 2 पाई के आई, ठीक है। तो ये बहुत ही फेमस थियरम है कि अगर किसी सेम डोमेन पर अगर दो लॉगरिथमिक फंक्शन डिफाइन है तो उनमें ए रिलेशन होता है। बाकी इसका कन्वर्स पार्ट आप इसे देख सकते हैं, कन्वर्सली बहुत आसान है, ठीक है। इसे मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। अब मैं आ रहा हूँ अपने मेन प्रॉब्लम पर। तो हमारा मेन प्रॉब्लम यहाँ पर है। ओके, तो यहाँ पर क्या था कि ई के पावर एस एन इक्वल टू पी एन। तो
ए यहाँ से लॉगरिथमिक बनेगा, ये इम्प्लाई करेगा कि एस एन क्या है, एस एन लॉगरिथमिक ऑफ पी है, एस एन लिखा भी है एज लॉगरिथमिक ऑफ पी, और पी का लॉग पी एन का लॉग पहले से ले लिया गया है, तो ए भी लॉगरिथमिक है, तो ए भी लॉगरिथमिक है और एस एन भी लॉगरिथमिक ऑफ पी है, तो दोनों सेम लॉगरिथमिक में हैं, इसलिए वो दोनों इस रिलेशन से रिलेट करेंगे। ओके, जैसा कि थ्योरम 3.103 में पीछे एक्सप्लेन किया गया है। तो जब इतना चीज़ें क्लियर हो गई तो आगे बढ़ते हैं। बाकी अब कैलकुलेशन है, देखिए कैसे। आपको पता है कि एस एन का वैल्यू है log 1 log z1 प्लस log z2 से लेके log z k तक, ओके सॉरी z n तक। और एस एन प्लस 1 अगर कर दिया जाए तो एक एक्स्ट्रा हो जाएगा, पूरा log z1 प्लस log z2 से लेके log zn और प्लस log zn प्लस 1। तो अगर मुझे एस एन प्लस 1 में से एस एन को घटाना होगा तो जो आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा log zn प्लस 1। तो यही चीज़ यहाँ पर बताया जा रहा है, log zn प्लस 1 इक्वल टू एस एन प्लस 1 माइनस एस एन, और एस एन का वैल्यू इतना बड़ा उठा के यहाँ पर रख दीजिए। एस एन प्लस 1 में ए वाला पी एन प्लस 1 और इसका ए 2 पाई के एन प्लस 1, और जब यहाँ पर एस एन के जगह पर तो log पी एन माइनस में, बाकी इसको ऐसे रख दीजिए। तो यानी कि ये चीज़ तो ऑब्जर्वेशन है, यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं कि ए एक सिंपल कैलकुलेशन है और बाकी एस एन प्लस 1 के वैल्यू को ऊपर से इसमें रखा गया है दोनों जगह पर, एक बार एन के वैल्यू को यहाँ एन प्लस 1 रख करके, एक बार एन के वैल्यू को एन ही रख करके। तो इस पार्ट में और के एन प्लस 1 के एन दोनों इंटीजर होंगे। अब क्या किया जा रहा है, इक्वेटिंग इमेजिनरी पार्ट ऑफ बोथ साइड ऑफ दिस इक्वेशन गिव्स। तो देखिए ये जो log है इसका पार्ट क्या हो जाएगा, क्योंकि कोई भी जो log बनता है log z तो बनता है log z प्लस आई आर्गुमेंट z। ओके, तो इसी के बेस पर हम इसको लिखेंगे log z के प्लस 1 प्लस आई आर्गुमेंट z के प्लस 1। ओके, तो इस साइड लेफ्ट साइड में जो इमेजिनरी पार्ट है आर्गुमेंट z के प्लस 1 है, और बाकी राइट साइड में जो आई से रिलेटेड है ये है ओके, और साथ में इनका भी आर्गुमेंट निकाल दीजिए, जैसे कि log पी एन प्लस 1 का आर्गुमेंट है तो इसमें भी आयोटा के साथ आर्गुमेंट पी एन प्लस 1 होगा, इसमें भी आयोटा के साथ आर्गुमेंट पी एन होगा, और बाकी ये सब तो हैं ही। तो दोनों साइड के इमेजिनरी पार्ट को अगर मैं इक्वेट कर दूं, बराबर कर दूं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से ए टर्म यहाँ पर बन जाएगा। नाउ वी ऑब्जर्व द फॉलोइंग। अब देखिए, अब बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन सामने आ रहा है कि ये तो पहले से जानते हैं कि प्रोडक्ट जो होता है इनफाइनाइट प्रोडक्ट कन्वर्ज करता है, तो जेडियन कन्वर्ज करता है 1 की ओर एज एन टेंड टू इन्फिनिटी, ठीक है। और जो आर्ग जेड है, आर्ग जेड ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, तो जब जेडियन 1 की ओर कन्वर्ज करता है रियल, तो जब कोई पॉइंट रियल पे रहेगा, अगर थोड़ा ऊपर है तो इसका ये थीटा बनता है, लेकिन अगर रियल पर ही रहेगा थीटा क्या हो जाएगा, 0। तो यानी कि आर्गुमेंट इफ़ अगर जेडियन रियल है तो गारंटी है कि इसका जो आर्गुमेंट होगा वो आर्गुमेंट जेडियन 0 होगा। तो इसके यहाँ पे यूज किया जा रहा है कि जेडियन जब 1 पे कन्वर्ज करेगा, ठीक है, तो आर्ग जेड, और आर्ग जेड कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, ठीक। इसे आप कहीं भी देख सकते हैं, आर्गुमेंट जेड कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, सिर्फ डिसकंटिन्यूअस होता है उसी नेगेटिव वाले पोर्शन पर,
इसी वाले पोर्शन पर डिसकंटिन्यूस होता है, क्योंकि ऊपर से अप्रोच कराएंगे तो पाई आता है, नीचे से अप्रोच कराएंगे तो माइनस पाई आता है। तो इसी पोर्शन पर नेगेटिव क्या होता है, डिसकंटिन्यूस होता है। तो इस पोर्शन को निकाल दिया जाता है, ब्रांच कट कर दिया जाता है, इसीलिए इसको ब्रांच कट बोलते हैं। ब्रांच कट बोलते ही ए पार्ट निकल जाएगा और इसे निकलते ही फिर आप इस पर पहुँचेंगे ही नहीं, तो ये पूरे डोमेन पर फंक्शन फिर कंटिन्यूस हो जाता है, यानी आर्गुमेंट जेड। तो आर्गुमेंट जेड फंक्शन कंटिन्यूस होता है तो जब जेड एन कन्वर्ज करेगा 1 की ओर, तो जब आर्गुमेंट जेड एन की हम बात करेंगे तो ये 0 की ओर कन्वर्ज करेगा। क्यों? क्योंकि ये रियल है और प्योरली रियल का एंगल कितना होता है, 0 ही होता है। तो इसलिए आर्गुमेंट जेड तो थीटा ही है, इसलिए 0 हो गया। तो इसलिए आर्ग जेड एन आर्ग 1 और ये 0 एज एन टेंड टू इन्फिनिटी। एक तो ए ऑब्जर्वेशन है। दूसरा ऑब्जर्वेशन है कि लॉग भी कंटिन्यूस फंक्शन होता है। कंटिन्यूस क्या, एनालिटिक होता है, तो कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल सब हो ही जाएगा। तो यहाँ से जो लॉग जेड एन कंटिन्यूस है एट पी पर, तो पी एन पी पे कन्वर्ज कर रहा है, तो लॉग पी एन लॉग पी पे कन्वर्ज करेगा एज एन टेंड टू इन्फिनिटी। तो अब इसका यहाँ पे यूज किया जाता है, यहीं पर ऊपर देखिए, ऊपर क्या होगा कि ये कहा गया है शुरू में कि पी एन पी पे कन्वर्ज करे, तो पक्का है कि जेड एन कन्वर्ज करेगा 1 पे, जेड एन प्लस 1 भी कन्वर्ज करेगा 1 पे। तो इन सब का आर्गूमेंट, और पी एन पी पे कन्वर्ज करेगा तो पी एन प्लस 1 भी पी पे कन्वर्ज करेगा। तो फाइनली इसके सेंस में अगर मैं लॉग लगा दूं तो लॉग पी एन कहाँ कन्वर्ज करेगा, लॉग पी पे कन्वर्ज करेगा। इस पर अगर लॉग लगा दिया जाए तो पी एन प्लस 1 कहाँ कन्वर्ज करेगा, लॉग पी पे कन्वर्ज करेगा। तो ए भी लॉग पी पे कन्वर्ज करेगा, ए भी लॉग पी पे कन्वर्ज करेगा, ए 0 पे कन्वर्ज करेगा। ये दोनों कट जाएंगे, क्यों? क्योंकि लॉग पी है, तो बचेगा यही। तो ए कहाँ जाएगा, तो ये k1 प्लस 1 माइनस के एन, ए कन्वर्ज करेगा 0 पर। अब ए 0 पर कन्वर्ज करने का मतलब है कि दोनों सेम इंटीजर पर कन्वर्ज कर रहे होंगे। ओके, तो इसी को यहाँ पर समझाया जा रहा है। ठीक है, कि एज एन टेंड टू इन्फिनिटी इट फॉलोज दैट के एन प्लस 1 माइनस के एन टेंड टू 0 एज एन टेंड टू इन्फिनिटी। तो इसका मतलब है कि के एन प्लस 1 के एन दोनों सेम एम पे कन्वर्ज करेंगे फॉर एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन। चूँकि लिमिटिंग है तो लिमिटिंग की डेफिनेशन के हिसाब से आता है। तो डेफिनेशन में कहा जाता है ना कि फॉर देयर एग्जिस्ट ए एन सच दैट, कि फॉर ऑल एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन, जो के एन प्लस 1 है और जो के एन है, के एन का वैल्यू 0 पे कन्वर्ट कर रहा है, तो -0 लेस दैन एप्सिलॉन। तो कहने का मतलब है दोनों सेम पे जाएगा तभी ना 0 पे कन्वर्ज करेगा। तो इसलिए यहाँ पर इसको m मान लिया गया है कि दोनों सेम पे, सेम इंटीजर पर जाएगा। तो सेम इंटीजर पर जाने से फिर जो एस एन का ये जो फार्मूला है, पुराना फार्मूला यहाँ से उठा लीजिए, ये जो टर्म लिखा गया है यहाँ से इसको, तो इसको जब उठाएंगे तो एस एन बराबर लॉग पी एन प्लस 2 के पाई एन। तो यहाँ से एस एन का वैल्यू है लॉग पी एन प्लस 2 पाई के आई। ओके, के एन तो एज एन टेंड टू इन्फिनिटी, तो ये पी एन पी पे कन्वर्ट करेगा तो लॉग पी हो जाएगा, प्लस के एन एम पे कन्वर्ट करेगा तो 2 पाई आई 2 पाई एम आई। ए भी कांस्टेंट, ए भी कांस्टेंट, तो फाइनली ये इसी पे कन्वर्ट कर गया एज एन टेंड टू इन्फिनिटी फॉर सम इंटीजर एम। ठीक है, तो फाइनली एस एन क्या कर गया, कन्वर्ट कर गया। ओके, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग थियरम है। इस थियरम को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे बहुत ध्यान से तो चीज़ें यहाँ पर क्लियर होंगी कि अगर हमें किसी प्रोडक्ट जेड के कोई प्रोडक्ट है के इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, ठीक, अगर इस प्रोडक्ट को कन्वर्ज करना है तो इफ़ एंड ओनली इफ़ है कि समेसन लॉग जेड के इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी कन्वर्ज करे। ठीक है, कहने का मतलब है कि अगर ये किसी सीक्वेंस में लॉग लगा के उसको इन्फिनिटी तक ऐड कर दीजिए, सीरीज बना दीजिए और एक कन्वर्ज कर जाए तो पक्का प्रोडक्ट कन्वर्ज कर जाएगा। उल्टा भी अगर प्रोडक्ट कन्वर्ज कर रहा है
तो लॉग के साथ उसका समेसन सीरीज भी कन्वर्ज करेगा। तो उसको आप कई बार पढ़िए, देखिए, ऑब्जर्व करिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। इसी के बाद एक और रिजल्ट आ रहा है जिसका कि यूज किया जाता है बहुत जगह पर। तो देखिए ये काफ़ी आसान है और इंटरेस्टिंग भी है। तो देखिए इसमें इस थ्योरम में क्या चीज़ बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि द सीरीज an converges absolutely if and only if log 1 plus an converges absolutely। ठीक है, एब्सोल्युटली का मतलब मॉडुलस लेकर के आपको कन्वर्ज कराना है। तो कहने का मतलब है कि समेसन an यानी इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एब्सोल्युटली मतलब मॉडुलस लगा दीजिए, इसका कन्वर्जेंट और फिर log 1 प्लस ए के या an ही रखिए मॉडुलस समेसन यानी इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। इन दोनों का कन्वर्जेंस इफ़ एंड ओनली इफ़ है। अगर ये कन्वर्ज करेगा तो ये करेगा, ये करेगा तो ये करेगा। तो इसको प्रूफ करने के लिए लॉग के प्रॉपर्टी का ये यूज किया गया है, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसे कि आपको पता है कि जो लॉग की डेफिनेशन होती है log 1 प्लस जेड, इसकी डेफिनेशन बहुत ही सिंपल होती है। log 1 प्लस जेड का जेड माइनस जेड स्क्वायर बाई 2 प्लस जेड क्यूब बाई 3 एंड सो ऑन। इसी में जेड से डिवाइड कर दीजिए और लिमिट ले लीजिए जेड टेंड टू इन्फिनिट, जेड टेंड टू जीरो। ओके, यहाँ पर ऑब्जर्व किया गया है कि हम जेड टेंड टू जीरो लेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा भी गया है जेड टेंड टू जीरो। मैं यहाँ पर लिमिट ऐसे ले लेता हूँ जेड टेंड टू जीरो। तो ऊपर से जेड को कॉमन लेके कट कर देंगे और टेंड टू कर देंगे जीरो, तो एक की ओर चला जाएगा। तो कहने का मतलब है कि लिमिट जेड टेंड टू जीरो log 1 प्लस जेड अपान जेड 1 की ओर जा रहा है या 1 आ रहा है। तो लिमिट की एक डेफिनेशन होती है जो बहुत पहले हम लोग पढ़े थे, वैसे 12th से पढ़ते चले आ रहे हैं। तो वही डेफिनेशन है कि इफ़ अगर एफ जेड कन्वर्ज कर रहा है एल पर तो क्या होगा, फॉर गिवन एज जेड टेन टू किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, मान लीजिए जेड नॉट पर कन्वर्ज कर रहा है। तो डेफिनेशन है फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट डेल्टा सच दैट कि एफ जेड माइनस या लेस दैन एप्सिलॉन व्हेन एवर जेड माइनस जेड नॉट लेस दैन डेल्टा ग्रेटर दैन, क्योंकि हम लिमिट की बात कर रहे हैं। तो यही ट्रिक यहाँ पे यूज किया जा रहा है। तो एफ जेड के जगह पर क्या है, ये बड़ा सा है log 1 प्लस जेड बाई जेड, और यल के जगह पर 1 है, यल है, एफ जेड है। तो एफ जेड माइनस यल लेस दैन एप्सिलॉन करेंगे। तो यही देखिए डेफिनेशन यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन का यूज करके हम चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो देखिए स्पेस बना लेते हैं क्योंकि कुछ और चीज़ें मुझे यहाँ पर एक्सप्लेन करनी होगी। तो देखिए जैसे कि ए लिमिट की डेफिनेशन यहाँ पर सेट हो गया। ओके, तो ए लिमिट की जो डेफिनेशन यहाँ पर सेट हुआ है, इसके बेस पर एक फार्मूला है। जैसे कि हम कहते हैं कि मॉड एक्स लेस दैन ए, तो मीनिंग होता है कि एक्स माइनस ए डेफिनेशन होता है कि इफ़ ऐसा हो तो एक्स माइनस ए और ए के बीच में होगा। तो जस्ट लाइक सेम अगर मैं कहूँ कि जेड माइनस 1 लेस दैन ए है तो जेड माइनस ए, हालांकि ए कम्प्लेक्स नंबर में इस प्रकार का कंसेप्ट नहीं है, तो हम अगर रियल के सेंस में ही अगर देखें तो यहाँ पर ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। तो देखिए जैसे कि अगर यहाँ पर x माइनस 1 अगर लिख दिया जाए -1, तो हम तीनों में अगर 1 ऐड कर दें तो 1 प्लस यहाँ पर 1 कर दें, 1 1 कैंसिल हो जाएगा। तो x क्या होगा, 1 माइनस ए और 1 प्लस ए। तो कुछ इसी से मिलता जुलता यहाँ पर एक कैलकुलेशन किया गया है। कैसे, देखिए जैसे कि ये चीज़ यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है,
तो मैं इसको इस तरीके से कर रहा हूँ। और एक और डेफिनेशन है Z1 प्लस Z2 की कि Z1 प्लस Z2 इस प्रकार से, और या माइनस कर देते हैं, माइनस Z1 अलग से माइनस Z2 अलग से माइनस। ओके, इस सिचुएशन में ए इस प्रकार के कंडीशन को होल्ड करते हैं। तो इसी का यूज करिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से ए लेस आर इक्वल टू लॉग 1 प्लस जेड बाई जेड मॉडुलस माइनस 1 का मॉडुलस। ओके, लेस देन एप्साइलन। तो इस एप्साइलन को हम उस साइड ले जाते हैं, 1 का मॉडुलस तो 1 ही होगा, तो ये हो जाएगा लॉग 1 प्लस जेड बाई जेड मॉडुलस लेस दैन 1 प्लस एप्साइलन। ओके, इस तरीके से। तो अब एक जो टर्म यहाँ पर लिखा जाएगा कि हम अगर इसको इस तरीके से बनाते हैं तो या यूँ कहें कि इसको इस तरीके का कंसेप्ट रखें, ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जो यहाँ पर सेटिंग करनी है वो इस प्रकार से नहीं हो पाएगा। तो ऐसा, ओके, इस तरीके का कंसेप्ट यहाँ पर हम ले लेते हैं कि मॉडुलस फिर अलग अलग मॉडुलस से फिर इस प्रकार का। तो ए जो मॉडुलस होगा ऐसे होगा। तो फाइनली ए बन जाएगा log 1 प्लस जेड अपॉन जेड मॉडुलस माइनस 1 लेस दैन माइनस एप्साइलन प्लस एप्साइलन। फिर तीनों में हम 1 को ऐड कर दें, प्लस 1 1 प्लस 1 एक कट जाएगा। अब मॉड जेड से मल्टीप्लाई कर दें तो log 1 प्लस जेड का मॉडुलस और 1 माइनस एप्साइलन मॉड जेड मॉडुलस लेस, ऐसे लेस दैन, इस तरीके से लेस आर इक्वल, और फिर 1 प्लस एप्साइलन और फिर मॉड जेड। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पर चूँकि स्ट्रिक्टली लेस दैन है तो यहाँ पर हम इसको इतना ही रखते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर चीज़ों को बनाया जा सकता है, जैसा कि मैं यहाँ पर बना पा रहा हूँ। ओके, व्हेन जेड टेंड टू 0। सिमिलरली अगर हम रियल के सेंस में देखें तो टी को टेंड करा दें 0, लेकिन टी 0 से बड़ा हो और 1 से छोटा हो। ओके, उस सेंस में भी ऐसा ही कर पाएंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसा ही आएगा जैसा कि ऊपर ये आया हुआ है। ठीक है, दोनों सेम होंगे, बस फ़र्क ये है कि रियल है और टी ग्रेटर देन 0 है, तो टी को मैं मॉडुलस में भी लिख सकता हूँ क्योंकि पॉजिटिव है। इफ़ टी अगर पॉजिटिव है तो टी और टी का मॉडुलस दोनों तो सेम ही होंगे। तो इसलिए ये जो दूसरा रिजल्ट है, इस रिजल्ट में हम टी को मॉडुलस लिख सकते हैं। तो अब क्या काम करना है, अब इन्हीं इनइक्वालिटी का यूज करके एक बेहतर सा रिजल्ट यहाँ पर कंसिडर किया जा रहा है। एज्यूम ए के कन्वर्जिंग टू 0 एच के टेंड टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये तो पता है पहले से ही कि हम ऐसा करते हैं कि प्रोडक्ट के इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, अगर 1 प्लस ए के को कन्वर्ज कराना है, इफ़ इतना कन्वर्ज तो ए के कन्वर्जिंग टू 0, ए पहले से ही पता है। तो ए के एच के टेंड टू इन्फिनिटी कंसिक्वेंटली। अब ऊपर में चूँकि जेड है और जेड कम्प्लेक्स नंबर है तो उसमें हम ए के भर देते हैं, तो ए के भर दिए इस प्रकार से। और नीचे इस वाले में जब भरेंगे तो चूँकि ए टी हमारा पॉजिटिव है और ए के 0 है, तो इसका ए के का मॉडुलस लेंगे तो टेंड 0 की ओर करेगा, लेकिन ये पॉजिटिव रहेगा। तो मॉडुलस के साथ ए दूसरा वाला रिजल्ट, तो ये दोनों रिजल्ट जो है बस एक को पुट कर दिया गया है ऊपर वाले इनइक्वालिटी में, जो बहुत ही बेसिक मैथमेटिक्स है। इसमें बहुत बड़ा मैथमेटिक्स यूज नहीं किया गया है। ध्यान से देखेंगे और समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो इतना चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर डाउट है तो आप कमेंट में बताइए, उस पर दूसरा वीडियो बनेगा। तो इतना जब चीज़ें क्लियर हो गया तो करते क्या हैं
यहाँ से हम समेसन लगा देते हैं, क्यों ना इसको थोड़ा सा दूर लिख देते हैं, जैसे कि 1 माइनस एप्सिलॉन और तीनों में समेसन ए के लेस देन समेसन लॉग 1 प्लस ए के मॉडुलस, ऐसे मॉडुलस, फिर लेस देन 1 प्लस एप्सिलॉन समेसन ए के मॉडुलस। तो अगर ए कन्वर्ज करेगा, इधर से भी दबा रहा है, इधर से भी फाइनाइट, ये फाइनाइट कन्वर्ज करेगा n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, यहाँ भी n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। ए कन्वर्ज करेगा तो ये वैल्यू आएगा फाइनाइट, पीछे भी फाइनाइट, 1 माइनस एप्सिलॉन भी फाइनाइट। तो फाइनली ये जो दिख रहा है ये फाइनाइट, तो बीच में जो n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी आ रहा है ये भी तो फाइनाइट होगा, तो पक्का ये कन्वर्ज कर जाएगा। सिमिलरली इसके साथ भी मैनेज हो जाएगा। तो इस तरीके से देखा जाए तो log 1 प्लस ए का एब्सलूट कन्वर्जेंस, मतलब मॉडुलस लेके कन्वर्जेंस, और ये अंदर वाला यहाँ पर जो दिया गया है ऊपर, ठीक है, और ये तीनों एक साथ कन्वर्ज करेंगे, या अगर डाइवर्ज करेंगे तो डाइवर्ज भी करेंगे। जैसे कि मान लीजिए डाइवर्ज किया तो ये वैल्यू आ जाएगी इन्फिनिटी। 1 माइनस एप्सिलॉन तो फाइनाइट है, लेकिन डाइवर्ज करेगा तो ये समेसन ए के इन्फिनिटी की ओर आएगा। इन्फिनिटी में ये फाइनाइट से मल्टीप्लाई करेंगे, इन्फिनिटी इससे बड़ा है तो पक्का डाइवर्ज करेगा। इसलिए ये तीनों जो सीरीज आपको दिख रही है, ये तीनों कन्वर्ज या डाइवर्ज करते हैं टुगेदर। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में जो भी चीज़ें हैं एक्सप्लेन करेंगे। धन्यवाद।